अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी इस दिन की मुनासबत से रैलियां, कॉन्फ्रेंसेस और करारदादें जमा करवाई गई हैं। लेकिन मामला गुज़िश्ता 70 बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा की नजर करम का मुंतज़िर है। मकबूजा वादी में भारतीय अफवाज की बर्बरियत जारी है, जुल्म अरूज पर है, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। रवा साल पाकिस्तान की जानिब से भरपूर सिफारती सरगर्मी देखने में आई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया, जबकि दूसरी जानिब विफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने अपील की है कि इन मजालिम पर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ नोटिस ले। उन्होंने ये दावा भी किया कि मसला कश्मीर PTI हुकूमत के दौर में ही हल होगा। इसी पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से कुछ इस तरह से, 70 साल हो गए, मसला कश्मीर नहीं हुआ। क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर का हल मुमकिन है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ चलेंगे। हसन साहब, भरपूर इस आज़म का इजहार भी किया जा रहा है, जैसे कि अली अमीन गंडापुर का ये बयान हमने शामिल किया। सिफारती तौर पर भी बहुत सरगर्मी जारी है। क्या हल मुमकिन हो पाएगा इस दौर में? देखें, अब सब बात सुने। वो जो कहते हैं ना, तो द स्क्रिप्ट इज रेडी, ओनली द शूटिंग इज लेफ्ट। ये परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी एक आध आंच की कसर से ही मामला रह गया था। मेरे तो अब ईमान का हिस्सा है कि कश्मीरियों की मंजिल दूर नहीं, और ये कतन इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि किसकी हुकूमत में होगा, किसकी हुकूमत में नहीं होगा। खुद कश्मीरी फैसला करेंगे। मैंने जिस स्क्रिप्ट का हवाला दिया वो खून से लिखा जा रहा है, और जिस शूटिंग की तरफ मैंने इशारा किया है वो गोलियों वाली शूटिंग है, कैमरे की शूटिंग नहीं है। ये बनी नौ इंसान की पूरी तारीख गवाह है कि जब कोई कौम, जब कोई कम्युनिटी इस हद से गुजर जाए, कहते ना कि जान से गुजर जाना, दुनिया की कोई ताकत, इंडियंस की तो औकात ही कोई नहीं, वो तो है ही बुलीज। ये जिस तेजी से कब्रिस्तान भरता जा रहा है, ये कोई रोक ही नहीं सकता। पूरे बनीना इंसान की तारीख और खास तौर पे आजादियों के हवाले से जद्दोजहद की तारीख जो है वो इस बात की गवाही देती है। ये मैं नहीं कह रहा। इसमें कौन सी हुकूमत होगी, उधर मोदी होगा, इधर अपना इमरान खान होंगे, कौन, ये नहीं है। आजादियां इस तरह नहीं मिला करती, ये डिप्लोमेसियां, ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। जिसको आजादी चाहिए वो अगर दिलो जान से सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, नोबडी कैन स्टॉप इट। और कश्मीरी पहली दफा ये अब जंग आजादी शुरू हुई है, इसे रोक कोई नहीं सकता। उनकी जीत इज रिटन ऑन द वॉल। ये हुकूमत वाला मामला नहीं है, उससे बात आगे गुजर गई है। सही बात उससे आगे निकल गई है अब, और आप ऑप्शन इस पे कोई नहीं ले रहे। बाबर साहब, आप इमरान खान साहब और नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो दोनों नहीं ले रहा नेशनलिस्ट हूं, उनके से रोक ही मुतालिक कोई नहीं ख्यालात। सकता। जी 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 हसन साहब, आप समझते हैं कि उनके आज़ादी के हक को ना कोई दबा सकता है और ना ही कोई रोक सकता है उन्हें? बाबर साहब, इमरान खान साहब और नरेंद्र मोदी नहीं, दोनों नेशनलिस्ट अब नहीं। समझे जाते हैं, लीडर्स। ठीक, तो उन पर तनकीद भी नहीं होगी जब वो दोस्ती का हाथ एक दूसरे के लिए आगे बढ़ाएंगे? लगता यही है, लगता नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई मोदी का यार कहेगा अगर वो कोई स्टेप आगे लेते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि वहां पर भी बहुत सख्त तनकीद की जाती है, भारत में भी। तो दोनों मिल बैठकर इस मसले के किसी हल की तरफ बात जा सकती है? देखिए, अभी तक हमने जितना भी मोदी साहब को देखा है, उनकी पॉलिसीज़ को देखा है, और इस इलेक्शन के अंदर भी जो हम देख रहे हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती कि वो किसी भी पीसफुल सेटलमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और पाकिस्तान को बैश करने की जो पॉलिसी है, जो पहले से चलती आ रही है, पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कोशिश की कि वो रीच आउट करें इंडियन गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोशिश की आते साथ कि वो रीच आउट करें, लेकिन कोई, हमने देखा कि वो जो कॉरिडोर वाली बात भी हुई, किसी पे कोई खातिर खा जवाब नहीं था। इस वक्त जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है उसकी एक अपनी असेसमेंट है, और वो असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो वज़न है, आप इकोनॉमिक वेट कह लें, आप ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लुएंस कह लें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब वो ग्रो कर रहा है, इसका डिफरेंस।
और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पाकिस्तान की एबिलिटी निगोशिएट करने की कम से कम होती चली जाएगी। सो एज अ बायलैटरल डिस्प्यूट पाकिस्तान की जो एबिलिटी है वो कम हो रही है, ये इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का व्यू है। तो जब आपकी ये असेसमेंट हो सिचुएशन की, तो आप क्यों निगोशिएट करना चाहेंगे? आप नहीं कोशिश करते निगोशिएट करने की। हसन साहब एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, उसमें वो एक इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि एक लोग, एक कम्युनिटी जब ये फैसला कर ले कि हमने एक स्टेट के अंदर नहीं रहना, एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, एक स्टेटस को हमने एक्सेप्ट नहीं करना और वो लड़ते चले जाएं, तो फिर जो उन्हें उस स्टेट में रखने की कोशिश कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। इंडिया पाकिस्तान की जब हम एज अ बायलैटरल डिस्प्यूट इसे देखते हैं तो हमारी भी बहुत सिग्निफिकेंट कॉस्ट है इस डिस्प्यूट के अंदर जो हमने पे की पिछले 70 सालों के अंदर, और इंडिया का ख्याल है कि वो कॉस्ट हमारे लिए प्रोहिबिटिव है। जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस है और वहां की जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है उसकी कॉस्ट हो सकता है इंडिया के लिए प्रोहिबिटिव हो जाए, और अगर वो होगा तो फिर ही एक ऐसी सिचुएशन आएगी और एक लार्जर स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट करनी पड़ेगी जिसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल होगा, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान भी शामिल होगा, जिसके अंदर चाइना भी शामिल होगा और ज़ाहिर है अमेरिका वगैरह रशिया भी शामिल होगा। तो एक रीजनल सेटलमेंट अगर हुई तो इस मसले का हल निकलेगा, ये आइसोलेशन में नहीं निकलेगा। ये बात कि इमरान खान इसे सेटल करना चाहते हैं एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक बहुत छोटा फैक्टर है ओवरऑल सेटलमेंट में। सही। आपको नहीं लगता कि जो हालिया सूरत हाल है उसमें भारत को भी बिल्कुल भी उनके फायदे में नहीं जाती इस तरह की कोई भी बात? इरशाद भट्टी साहब, अब जो भी वजीर आजम आते हैं नए, वो इस आज़म का इजहार करते हैं कि मसला कश्मीर हल हो और इस मामले पर जोर भी देते हैं। इमरान खान साहब को खातिर खा इसके कोई सामने इसके हल के हवाले से कोई नताइज सामने आ सकेंगे इमरान खान साहब के दौर में? देखिए, पहली बात, मकबूजा वादी के हर शहीद को सलाम, हर गाजी को सलाम, हर माँ को सलाम, हर बहन और बेटी को सलाम। मैं जब इन्हें गोलियों की बुछाड़ में पाकिस्तानी परचम लहराते देखता हूँ, मैं जब इन्हें मौत की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखता हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते देखता हूँ, तो मुझे और जब मैं इन्हें अपनी आज़ादी के लिए तन मन धन की बाजियाँ लगाते देखता हूँ तो मुझे अपनी बुज़दिली पर शर्म आती है और इनकी बहादुरी पर फ़ख्र महसूस होता है। दूसरी बात, मुस्लिम उम्मा और ओआईसी का किरदार अफसोसनाक, फ़लस्तीन से कश्मीर तक चुप जो है, लंबी चुप है, वो काबिल मज़म्मत। तीसरी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम का किरदार शर्मनाक। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारत ने सबसे लंबा मार्शल लॉ लगा के रखा है मकबूजा वादी में और सारे चुप हैं। चौथी बात, हर पाकिस्तानी हुकूमत और दो तीन एफर्ट्स मेरी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी हुई हैं, वो माननी चाहिए। बाकी हर पाकिस्तानी हुकूमत, हर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, हर कश्मीर कमेटी, सब कुछ ज़बानी जमा खर्च है। योम यकजहती, रैलियाँ, करारदादें, फुसफुसी मजम्मतें, माजरत खाना रवैये, 5 फरवरी और एक छुट्टी, बस दैट्स एंड। जितना कश्मीर काज को बेचा गया है, जितना कश्मीर काज पे पैसा कमाया गया है, जितना कश्मीरी खून पे मज़े लूटे गए हैं, वो अलफ लैला दास्तान से कम नहीं है। और छोड़ें नवाज शरीफ साहब, वो नवाज शरीफ साहब जो वाजपेयी को मीनारे पाकिस्तान ले आए थे, उन्होंने ऊफा डिक्लेरेशन से कश्मीर ही निकाल दिया। और वो मोदी जो मुसलमानों का कातिल है, जो पाकिस्तान तोड़ने पर फख्र महसूस करता है, और जो अभी कल ही मकबूजा वादी में गया तो पूरे मकबूजा वादी बंद थी, उसको घर बुलाकर हैप्पी बर्थडे के केक काटे। जी आखिरी बात यह है कि जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, 2 फरवरी को मौलाना फजल रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, कश्मीर कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें पीटीआई को नहीं बुलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसी तरह आज आरिफ अलवी साहब गए हुए थे आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब करने। कितना अच्छा होता अगर इमरान खान जाते और वो आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब फरमाते। आरिफ अलवी साहब तो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मेरा वालिद जो थे वो नेहरू के डेंटिस्ट थे, तो आज आज़ाद इमरान खान को जाना चाहिए था। मेरी दुआ है कि इमरान खान मकबूजा वादी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो रवायती सियासतदान नहीं, वर्ल्ड कप जीतने उनके गेम के हवाले से उनको बड़े वहाँ जानते हैं लोग, पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ सुनी जाती है। मेरी दुआ है कि ये हल हो जाए। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आप इस उम्मीद का इजहार करें कि मसला हल की तरफ जाए। मज़हर अब्बास साहब, अब क्योंकि रवा साल भरपूर पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मी की है, तो ऐसा इमरान खान साहब की हुकूमत क्या कर सकती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो मबजूल की जाए इस मामले की तरफ? देखिए, आज़ादी की तहरीकें अपना रास्ता ख़ुद बनाती हैं और वो किसी हुकूमत की ताबे नहीं होती।
वो खुद लड़ाई लड़ने को पर फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक कमिटमेंट, एक कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और कश्मीरियों ने इंडियन डेमोक्रेसी को भी एक्सपोज करके रखा है, इंडियन पूरे सेकुलरिज्म को भी एक्सपोज किया और इंडियन पूरी सोसाइटी को एक्सपोज किया, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, उनकी शहादतों के हवाले से हो, एक फ़ौज के ज़ेर साया उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है और फ़ौज जिस तरीके से उन पर तशद्दुद कर रही है, उसके बावजूद उनका जज्बा अपनी जगह मौजूद है। तो ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। ये इंडिया जितनी जल्दी रियलाइज़ कर ले उतना बेहतर है, क्योंकि ये अपना रास्ता निकालेगी खुद न खुद। इसमें जिस तरह हसन साहब ने कहा, हमें इसको किसी हुकूमत के ताबे नहीं रखना चाहिए। देखिए, जब लाहौर वाजपेयी आए थे उस वक्त से लेके आज तक की हुकूमतें जितनी रहीं, तो उसमें हमें नज़र आता है कि जो पाकिस्तान का रवैया है वो बातचीत का रवैया है, वो बातचीत के ज़रिए हल निकालना चाहते हैं। हाँ, बीच में हमने एक कारगिल एडवेंचर किया जो कि मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती थी हमारी, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक नेगोशिएशंस का, और जिस तरह अभी हसन साहब भी कह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ के पीरियड में भी आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान किस हद तक आगे जाने को तैयार है। अब इमरान खान के पीरियड में किस तरह मसला हल हो सकता है या ब्रेक थ्रू हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा तनकीद क्या हो रही है, बैनुल अक़वामी सतह पे क्या तनकीद रही है पिछले चंद सालों में, कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को पनाह देता है। इस पूरे 9/11 के बाद सिनेरियो को इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान की वो जो जितनी पाकिस्तान का डिनायल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कामयाबियां हासिल की हैं, 70,000 लोगों की कुर्बानी जो दी है पाकिस्तान ने, आज दुनिया ये रिकग्नाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है। अगर इन 5 सालों में, इन अगले 2-3 सालों में हम दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि हम सिर्फ कश्मीरियों की सियासी सपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया में दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं दे रहे, बल्कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उसके मुकाबले में भारत में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। भारत में जो पूरा नैरेटिव है, वहाँ की हुकूमतें भी इंतहा पसंदी। तो अगर हम ये दुनिया को बावर कराने में कामयाब होंगे तो हिंदुस्तान पे ये दबाव बढ़ेगा कि कश्मीर का मसला हल करें, चाहे बाहमी बातचीत के ज़रिए हल करें, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हल करें, किसी भी तरीके से। तो हमें वो जो प्रेशर है, दुनिया को ये बावर कराना है कि पाकिस्तान जो है वो एक पीसफुल कंट्री है और पाकिस्तान दूसरे मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। कश्मीर एक डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को हल करवाना चाहिए। उसके बाद इसमें बात की जा सकती है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपके ख्याल में किस तरह दबाव डाला जा सकता है, जिस तरह मदद साहब ने भी गुफ्तगू की, अब भारत पर आलमी मंजरनामे पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से कि इस मसले के हल की तरफ जाया जाए? देखें जी, पाकिस्तान की तरफ से दबाव क्या डाला जाता, मुझे तो जब मैं पूरी इस बारीक बीनी से सारी 70 साल की 72 ईयर्स की तहरीक ये कश्मीर के बारे में जो तहरीकें चली या जो पाकिस्तान में उसके लिए करताश या सब कुछ पाया गया, अब सूरत हाल ये है कि एक चीज़ चाहिए थी पाकिस्तान में कश्मीर की आज़ादी को या तहरीक को बेहतर बनाने के लिए कि हमारा अपना एक इस्तेकाम ज़रूरी था, और हमारे इस्तेकाम ने हमें एक मुआशी इस्तेकाम देना था। 70 साल से हम सियासी दंगल की वजह से हम तो खैर अदम इस्तेकाम का शिकार रहे। मुशर्रफ के वक्त में जब 9/11 हुआ तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये ठीक है कि बाद में बहुत से मसाइल बढ़े, लेकिन मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालते ही कुछ चंद महीने बाद मुजफ्फराबाद में एक जलसा किया या मीरपुर में आज़ाद कश्मीर जाके, तो वहाँ पर कहा कि हमारा इंडिया के दरमियान मसला भी ये किया है हुआ कश्मीर, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन चंद सालों के बाद चूँकि बुनियादी तौर पे इक़्तिदार जो था वो उनका जो कब्ज़ा था या वो जायज़ नहीं था या उनकी अपनी हैसियत मजबूत नहीं थी, तो वो अमरीकी फार्मूला लेके वाजपेयी के पास पहुंचे हुए थे कि एक दोनों कश्मीर को इकट्ठा रखते हैं और इकट्ठे नज़्म नस्म रखते हैं। अब ये जो नई तहरीक चली है, ये तहरीक इंडिजिनस है, पहले 88 के अंदर शुरू हुई, उसको अमेरिका ने इंडिया ने 94 के अंदर दबाव की दिया, कुचल दिया, लेकिन 2008 में शुरू हुई और 2016 में मुझे जो बुरहान वानी की शहादत के बाद ये बिल्कुल शोला जवाला बन चुकी है। अब ऐसी तहरीकें दुनिया में कहीं पे भी मैंने उसको जो है इस तरह उसको कमज़ोर होते नहीं देखा। इसको कोई पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, एक 2 करोड़ की आबादी ने जब ये तय कर लिया कि हमें आज़ाद होना है,
तो मुझे बताएं कौन सी जगह पे हो सकता है? ये ठीक है कि चूंकि वहां मुसलमान रहते हैं, फलस्तीन में मुसलमान रहते हैं, वो नजर नहीं आएगी। ईस्ट तिमोर और वो सूडान, साउथ सूडान मुल्क बन गए दो पिछले 15 सालों में। कश्मीर से इतनी बड़ी तहरीक इतने सालों से वहां जितना जबर सितम, जो खून गारत कातलगरी बेईमाना, जिसको 1,10,000 बंदा जो है पिछले 10-15 सालों के अंदर जो है वो शहीद हो चुका है। क्या क्या वहां कैंपेन नहीं टूटी? तो ऐसी तहरीकें नहीं खत्म होती, और चाहे वो 8 लाख की फौज हो और सारे पत्थर मुकाबले में ऐसी जगहों पे बंदूक कामयाब नहीं होती, पत्थर ही कामयाब होते हैं। आपने सीरिया में देख लिया, ऑर्गेनाइज फौज को लड़ते हुए, इराक में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया। अगर वहां नहीं बैठ सके तो इंडिया कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल, और इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ हम किनारों की हौसले गैर मुतज़लज़ल हैं आपके ख्याल में कशे, और इसी उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये मसला अपने हल की जानिब जाए। इस मामले पर हमारे तमाम तजियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया है, हसन साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ पंजाब में एक इजलास हुआ जिसमें हुक्मरानी के नए मुजव्विज़ा मॉडल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना सलमान शाह ने पंजाब में हुक्मरानी का नया ढांचा तजवीज़ किया। सलमान शाह का नया हुक्मरानी मॉडल वज़ीर आज़म को बेहतर लगा है। पंजाब के लिए मुजव्विज़ा नए हुक्मरानी मॉडल के तहत सूबे में 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज तैनात होंगे। हर कोई एक शोबे के तहत आने वाले महकमों का जिम्मेदार होगा। वो बेहतर राब्तों और कारकर्दगी के लिए मुतालिका नौइयत की जिम्मेदारियां निभाएगा। इसके अलावा मुतालिका विफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल वज़ारती राब्ता कमेटियों की भी सिफारिश की गई है ताकि खजाना, इत्तलात, ज़राअत और सियाहत के शोबों में विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी हो। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल होगा हमारे पैनल से। सवाल इस तरह से है, पंजाब का नया हुक्मरानी मॉडल, 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज तैनात होंगे, मुतरादिफ निज़ाम मुतारिफ करवाने की वजह क्या है? पंजाब हुकूमत की नाकामी या फिर सिस्टम को बेहतर बनाना, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले, क्या ऑप्शन लेंगे आप? आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत की नाकामी या फिर सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश? देखिए, दोनों हैं और हम ये तो बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि उस्मान बुज़दार साहब में सलाहियत नहीं पंजाब चलाने की, इनकी कैपेबिलिटीज़ का मसला है, कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं, या इसको अगर आसान अंग्रेज़ी में कहा जाए तो ऐसे ही है कि जैसे इरशाद भट्टी को अमेरिका का सदर बना दिया जाए। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ के वादे, दावे, नारे हैं, जो पंजाब की सियासत है, जो पंजाब में पावर गेम है, इसमें बुज़दार साहब कहीं फिट नज़र नहीं आते और 6 माह में ये कमियां, कोताहियां, नालायकियां सामने भी आएँ। लेकिन कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। अब ये है कि अब जो सूरत हाल है वो भी ज़रा देख लें। ये 7 जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के मुतारफ़ करवाए हैं, ये निज़ाम इस देख लीजिए कि वज़रा बुज़दार साहब की मर्ज़ी के नहीं है। एक एडवाइज़र के अलावा बाकी कोई भी वज़ीर बुज़दार साहब की मर्ज़ी का नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इनकी मर्ज़ी की नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में 3 धड़े हैं। एक वो जो अभी तक हाउस ऑफ शरीफ की वापसी की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, दूसरे वो जो ये एहतसाब और इन सारी चीज़ों से डरे सहमे में बैठे हैं, और तीसरे वो जो बुज़दार साहब को सीरियस ही नहीं लेते। और असल सूरत हाल है कि पंजाब में हसन निसार साहब से माजरत के साथ अराइयों और जट्टों का आपस में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्का है। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आईजी उन्होंने अपनी मर्जी का लाया है। सलीमी साहब ये वही आईजी हैं जो श्रीलंकन अटैक हुआ था ना क्रिकेट टीम पर, तो ये जुडिशल कमीशन ने इन पर जिम्मेदारी दी थी और इन्हें कहा था कोई फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, उनको आईजी लगा दिया। और परवेज इलाही साहब चीफ सेक्रेटरी लेके आए हैं अपनी मर्जी के। अब हालात ये हैं कि इमरान खान साहब इस मरतबा जब गए हैं तो वो तीनों को इकट्ठे नहीं मिल पाए। बुज़दार साहब को अलहदा मिले, परवेज इलाही साहब, अलीम खान साहब और जो उनका अलीम खान साहब का ग्रुप और बाकी सारे उनको अलहदा मिला, यानी इकट्ठे चलना क्या, इकट्ठे मिलना भी मुश्किल हो गया है। लिहाजा अभी भी वक्त है कि बहुत सारे ये जो 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, तो 15 चीफ सेक्रेटरीज, तो 40 हिस्से, तो 50 हिस्से बकरे, इनसे बेहतर है कप्तान अपनी जिद छोड़ जाएं। इन हालात में पंजाब बुज़दार साहब के बस की बात नहीं, कोई नया शख्स लाएं और इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दें, और ये ना हो कि ऊपर वो गरगे और वो कर दें। पंजाब हुकूमत की नाकामी ही समझते हैं आप फिर इसको? ज्यादा तो आपकी बातें उसी तरफ इशारा दे रही हैं। दोनों चलें फिर ऑप्शंस आप दोनों ही लिखते हैं। इशारा उसी तरफ दे रही हैं।
दोनों लिख ठीक। लें, मेहरबानी होगी। बेहतर बनाने की भी कोशिश आपके ख्याल में? ठीक है नियाजी साहब, बेहतर नहीं है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसी के ऊपर काम किया जाए? अब ये नया हुक्मरानी मॉडल कैसा साबित हो सकता है? देखिए जी, पता नहीं मॉडल है या कोई मॉडल नहीं है, पहले तो इस पर बहस कर लें कि 7 एडिशनल सेक्रेटरी लगाने से कोई मॉडल नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है कोई मॉडल मौजूद ही नहीं है। अयान अली मॉडल पहली बात तो मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात यह है जी कि जो बुज़दार अपने तौर पे मेरा ख्याल में अगर उनको क्वालिटी मेरिट हर तरीके से जांचा जाए, परखा जाए, तो शायद वो पार्लिमानी सेक्रेटरी के लेवल की भी उनमें कैपेसिटी ना हो, जो कि 70 के करीब उन्होंने अभी मुकर्रर किए हैं खुद तहरीक इंसाफ ने। ये उनमें भी इनका नाम बमुश्किल आ पाए। कुछ आके वो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर बने पड़े हैं, वहाँ पहले भी चीफ सेक्रेटरी जो है वो ऑल इन ऑल है, कंट्रोल है, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी को ये शिकायत है कि ना वो फाइल पढ़ सकते हैं, ना उनको दस्तखत कर सकते हैं, ना उनको बात कर सकते हैं, और वो करें भी क्या। उन बेचारे के ऊपर मेरा ख्याल है ज्यादती तो बुज़दार साहब के साथ हुई है कि उनका कसूर इसमें है ही नहीं। या तो उन्होंने कोई लॉबिंग की होती, या उन्होंने ब्लैकमेल किया होता, या कैंपेन की होती। वो तो एक नजर इंतखाब बनी है इमरान खान साहब की, जो कहते हैं कि जी मैं टीम सेलेक्ट करना, अब वो जिसको कहना चाहिए वसीम अकरम प्लस आया वसीम अकरम के साथ कुछ ज्यादती करना चाहते थे। अब इनका हाल ये है कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब वो अमल चला रहे हैं क्योंकि उन्हीं चलाना है, बाकी कोई बंदा वहां पे है नहीं। ब्यूरोक्रेसी को बड़ी तकलीफ है, परेशानी है, लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। जब आपका लीडर कायद चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके लिए लाफिंग स्टॉक बन जाए, आपके लिए हंसी मजाक बन जाए, न वो क्या कहते हैं कि ने हाथ लगाम में नहीं है और पाँव रकाब से बाहर है, और ये पंजाब का घोड़ा सर पर दौड़ता जा रहा है, इतना बड़ा सूबा और इसका ये हशर, तकलीफ होती है सबको देख के। सही सही। हसन निसार साहब, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब की वजह से मुझसे ज्यादा किसी को पंजाब हुकूमत की नाकामी का शौक है, मुझे मेरे दोनों लिखें, मेहरबानी होगी। इरशाद साहब, इसके ऊपर दोनों ऑप्शंस वो कहा जा रहा है टीम की तरफ से कि हम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने सारी गुफ्तगू उस तरह की है कि पंजाब हुकूमत की नाकामी की तरफ इशारा करती हुई ये कहा जा रहा है कि कोई एक ऑप्शन लेना होगा इस सवाल पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हसन निसार साहब, ठीक है जी। हसन साहब, उस्मान बुज़दार साहब की वजह से मुतरादिफ जो निज़ाम है उसको मुतारिफ कराने की नौबत पेश आई है। और एक और चीज़ जो इरशाद भट्टी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आरआई और जट, उन्होंने कहा उनकी अजारादारी है। तो अब हम कराची में, हमें इस बात की इतनी सही वाज़े समझ नहीं आती, अगर इस पर भी आप बात करना चाहें। हमारी प्रोड्यूसर भी आरआई हैं और हसन साहब भी माशाल्लाह आरआई हैं, क्यों ये सवाल कर रहे हैं? ये कोई इंतजामी हवाले से ये ग्लोबली एक आजमाया हुआ कामयाब तरीन मॉडल है और गुज़श्ता मॉडल से करोड़ गुना बेहतर है। वो एक घिसा पिटा फरसूदा आउटडेटेड मॉडल था। आबादी के लिहाज से इतने बड़े सूबे, 11 करोड़ कितनी आबादी है पंजाब की जी, मुझे तो याद नहीं। इस साइज के सूबे में ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। गुज़श्ता मॉडल में तो ये सूबा वायबल ही नहीं, बिल्कुल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये 50 शहबाज शरीफ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बेड़ा ही गर्क करके गया है वो भी। बाकी सारा टोपी ड्रामा ताम झाम है। ग्लोबली इंतजामी हवालों से एक वायबल यूनिट्स होते हैं। अब अगर इतने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनके दरमियान एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, वायबल यूनिट्स होंगे जिनको मैनेज करना, जिनको रन करना। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। ये शेरशाह सूरी का जमाना तो है नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको सियासत व्यासत बाकी चीजों से बिल्कुल अलहदा, जात बरादरी सियासत, उस्मान बुज़दार, उसकी कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी, नो, ये एक प्योरली टेक्निकल मसला है। और मेरा ख्याल है ये बहुत पॉजिटिव फैसला है। 4-6 महीने में बात सारी सामने आ जाएगी, बुज़दार हो या कोई और हो। बहरहाल फैसला बहुत अच्छा है। ये जब हम सूबों की भी बात करते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये कहते हैं ना जी कि अगर वहां सूबे बन गए तो फलां जगह से भी आवाज आएगी। बनाओ, वायबल यूनिट्स हों। सैचुरेशन पॉइंट जो है मॉडर्न दुनिया में इंतजामी हवालों से बहुत जल्दी आ जाता है। 11 करोड़ की भेड़ें, ये क्या तरीका है? ये बहुत बहुत सेंसिबल बात है। जिसने भी ये मशवरा दिया वो काबिल सिताइश है, उसको मुबारकबाद दी जानी चाहिए, शाबाश दी जानी चाहिए।
जी सलमान शाह साहब ने दिया है। और ठीक है, अब हसन साहब आप समझते हैं कि बहुत अच्छा ये सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश भी है और एक अच्छा मॉडल है, होना चाहिए इस पे काम। बाबर साहब, जो मुतालिका हाँ, वफाकी ये और एक सूबाई वज़रा पर साइंटिफिक बात है, मुश्तमिल ये एक टेक्निकल बात है। ठीक बाबर साहब, वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल वजारती राब्ता कमेटियों की भी सिफारिश की गई है ताकि खजाना, इत्तलात, ज़राअत और सियाहत के शोबों में वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी हो। तो अब फिर वफाक भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कंट्रोल वफाक के पास भी सूबे के जाने वाली बात हो सकती है यहाँ पे। देखिए, आपके सवाल के जवाब में इसमें तो कोई शक नहीं होगा कि वजह तो सिस्टम को बेहतर करना ही है। सवाल ये होगा कि इससे बेहतर होगा या नहीं होगा। मुझे तो नहीं डिटेल्स पता, जो आज अखबारों में हमने पढ़ा और जो दोस्त हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं उनसे समझने की भी कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस मॉडल के साथ। क्योंकि इससे पहले जो पंजाब का सिस्टम है उसमें हमें पता है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो डिविजन्स हैं उसे सेक्रेटरी रन करते हैं, वो 20वें ग्रेड में होते हैं। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो एक पावरलेस सी पोजीशन होती थी इससे पहले, और चीफ सेक्रेटरी एक्चुअल पावरफुल पोजीशन थी। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरीज को कंट्रोल करता है, और ये सिस्टम हमारे सेंटर में नहीं है, क्योंकि सेंटर में सेक्रेटरीज जो हैं वो डायरेक्टली तकरीबन कैबिनेट सेक्रेटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक कोई पिवटल सेक्रेटरी नहीं होता जो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को रन कर रहा हो, जो सूबों का मॉडल है। तो इस मॉडल से क्या होगा? क्या क्लस्टर्स बन जाएंगे कि 4-4 मिनिस्ट्रियों के ऊपर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेगा और वो फिर वो डायरेक्टली सीएम को रिपोर्ट करेगा या वो चीफ सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करेगा? सो एक तो स्ट्रक्चर सामने आए कि क्या तब्दीली आई है, तो उसके ऊपर बंदा बेहतर बात कर सकता है। लेकिन 2-3 सवाल हैं जो सामने आते हैं। एक तो ये कि फेडरल लेवल के ऊपर इशरत हुसैन साहब जिन्हें मिनिस्टर बनाया गया था, उनकी एक कमेटी बनी थी और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपने ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो क्या ये जो अब चीजें लेके आ रहे हैं वो एक लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, या अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब गए और उन्हें एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी गई, उन्हें पसंद आ गई, उन्होंने कहा जी कर डालें इसे इस तरह से? और इसका क्या रब्त बनेगा? जो आपने दूसरी बात की थी, एक इसका फेडरल लेवल के ऊपर क्या रब्त बनेगा? ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, वही लोग फिर नीचे जाते हैं। 20वें ग्रेड वाले जो अफसर वहां पे काम कर रहे होते थे, उसके बाद चूंकि अपॉइंटमेंट की पोजीशन नहीं होती थी, उन्हें सबको सेंटर में आना पड़ता था एज एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, और वो भी बड़ी पावरलेस सी पोजीशंस थी। तो वो सेक्रेटरी जो थे वो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज आमतौर पे पंजाब से सेंटर में नहीं आना चाह रहे होते थे। तो बजाहिर तो ये लगता है कि उनके लिए वहां पे बैठने के लिए अब एक पोजीशन क्रिएट हो गई है, आप 21वें ग्रेड में चले जाएंगे, आपकी एक पोजीशन है। सो ऊपर कैसे कनेक्ट करेगा और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर नीचे कैसे कनेक्ट करेगा? जो आपने लोकल बॉडीज की रिफॉर्म करनी थी, उन्हें पावर देनी थी, तो ये जो एक प्रॉमिस किया गया था कि हम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करेंगे, उसमें ये रिफॉर्म कहां पे फिट होती है आके, ये अभी क्लियर नहीं है। तो जैसे जैसे मैं तो ऑप्शन इस पे यही लूंगा, सवाल का जवाब तो यही है, ज़ाहिर सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान यह है कि इससे बेहतर होगा या नहीं होगा। वजाहत की ज़रूरत है इस पर आपके ख्याल में। मज़हर अब्बास साहब, अब पंजाब की अगर बात की जाए तो कंट्रोल सीएम के हाथ में ही रहा है, परवेज़ इलाही साहब से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक। तो ये जो नया मॉडल है ये कैसा साबित हो सकता है पंजाब के लिए? देखिए, ऑप्शन तो मैं भी सिस्टम की बेहतरी के लिए ही है, लेकिन क्या इससे सिस्टम बेहतर होगा या नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा इसका जायज़ा ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा लाइटर नोट में, भट्टी साहब अमेरिका के सदर तो शायद नहीं बन सकते, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला बनने के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन बुरी खबर यह है कि उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान नहीं तब्दील कर रहे, और उन्होंने वाज़े तौर पे ये मैसेज दे दिया है लाउड एंड क्लियर। और कल भी कुछ दोस्तों से उधर बात हुई तो ये उन्होंने बाकायदा अपनी टीम से ये भी कहा है कि आप लोग उस्मान बुज़दार को सही मानों में डिफेंड नहीं कर रहे। तो इसलिए ये तो बहुत क्लियर है। देखिए, अगर आप एकदम बिल्कुल, हमारे एक दोस्त का शेर है कि इमारत की मरम्मत इस तरह की जाए सारे ऐप छुप जाएं, तो हम ऐप को जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको नहीं एड्रेस कर रहे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना चाहते हैं, आप उसी की तरफ अगर जा रहे हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जब बनाएंगे फिर क्या होगा? आपने जनूबी पंजाब सूबे की बात की, आप भावलपुर सूबे की बात कर रहे हैं, तो आप पहले वो चीज़ें कर रहे हैं जो शायद आपको बाद में करनी चाहिए थी। बुनियादी मसला हम एड्रेस नहीं कर रहे, और यही है जिस तरह थोड़ा सा बाबर सत्तार साहब ने भी इशारा दिया कि अगर आप लोग नीचे की सतह तक पावर जो है वो नीचे की सतह तक ले जाना चाह रहे हैं,
तो बेहतर जो है लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स अब तक क्यों नहीं आई हैं। पिछले 6 महीने से ये कहा जा रहा है कि नया लोकल बॉडीज सेटअप आ रहा है, वो आज तक नहीं आया। तो अब एकदम आप इस तरीके से डिवाइड कर देंगे बगैर किसी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, तो इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा फैलेगा। और पुलिस रिफॉर्म्स भी अभी आपने कर दी है, उसके बारे में भी कन्फ्यूजन पाया जाता है। तो अभी ये जो आपने इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया, इससे पहले ये बुनियादी फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस तरह हसन साहब ने भी कहा कि इतने बड़े सूबों को जहां 12 करोड़ की आबादी हो या दूसर जगह भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करेंगे, तो फिर ये सवाल उठेगा कि जो MNAs और MPAs हैं उनका काम फिर कानून साजी ही रह जाएगा, और वही होना चाहिए। तो आइडिया अच्छा है, कोशिश तो आइडिया को हम वो कर रहे हैं कि हम अच्छा जो चीजें बाद में करनी है वो हम पहले कर रहे हैं, और जो बुनियादी चीजें हैं वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे। सही, बिल्कुल। एक बात ले लें कि देखिए ये जो 7 एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, बाबर सत्तार साहब ने तफसील से बात की है, ये नहीं है कि वो कोई यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये रिडंडेंट सी चीज है। ये गैर जरूरी इसलिए है कि असल में कोशिश की है कि 45 कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को, के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बंदे मौजूद हों, लेकिन वो क्या काम होगा, वो कैसे करेंगे, वो नीचे ट्रांसफॉर्म होने के लिए फिर सेटअप जिले छोटे करें, डीसी ज्यादा बनाएंगे, क्या करेंगे, ये वो अलग चीज है। इसका क्या तल्लक है 7 एडिशनल कि उसे वो बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ जाना है या सब कुछ हो जाना है। क्राइसिस ये कि बुजदार साहब की नालायकी को कवर करने के लिए ये तगदोर, ये कोशिश हो रही है, तो नाकाम रहेगी। सही जी न्याय साहब, ठीक है आपके ख्याल में, लेकिन हमारे तजाए इस पर कुछ मुनकसिम थी, और कुछ हमारे तजियाकारों के ख्याल में ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है, और कुछ के ख्याल में सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश है, लेकिन वजाहत इस पर ज़रूरी है। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।